Students, today's I will discuss the 18th lecture of function. In this lecture, we will discuss some extra concepts of range. इसके पहले लेक्चर में हमने रेंज स्टार्ट किया था, आई मीन टू 17th लेक्चर में, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेंज को आगे बढ़ाएंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को और लेकर चलेंगे, ठीक है, और उसका बनाने का जो मेथड्स है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस मेथड का सेंस क्या है उस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स में हम लोग चलते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमने ना क्वेश्चन में ये लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और मेरे को रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए, तो इतना तो पक्का है कि रेंज ऑफ द फंक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए हम लोग बोलेंगे ना, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। अब बताओ एफ एक्स को डिफाइंड होने का क्या मतलब है। यहाँ पे है कि हमारे पास सर कि ये हमारे पास इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है, 1/x का डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। आई मीन टू से कि जहां पे x का वैल्यू, यहाँ पे देख लो इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास x का वैल्यू 0 पे अनडिफाइंड होगा, तो मैं स्पेशली इसके डोमेन की मैं बात करूँ ना, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। तो आप बताओ इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया बच्चों, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ द जो फंक्शन हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। अब देखो यहाँ पर डोमेन हमारे पास क्या आ गया है, x का ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हम लोग x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। लेट मी सी, आप बताओ कि सिंस y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है, हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं x में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। आई मीन टू से इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहाँ पे बोलेंगे फॉर x टू बी रियल d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो, तो बी स्क्वायर बोले तो माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा लगा दो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मॉडुलस ऑफ वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आई मीन टू से कि वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और वाई लेस देन और इक्वल टू -2। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास आ गया, इंटरवल वाइज हम लोग लिख सकते हैं -∞ से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। आ रही बात समझ में, क्लियर है ना। अब जरा सोचो, एक बेसिक मैथमेटिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, अच्छे से समझना। आप लोग ने पढ़ भी रखा होगा, बहुत सारे बच्चे 11th में पढ़े होंगे, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, तो मैं उसको बता दे रहा हूं कि कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा या फिर लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। देखो वही आ रहा है हमारे पास कि y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और y लेस देन और इक्वल टू -2। ध्यान देना, ये 11th में पढ़ चुके हैं आप बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में, कि कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू -2। और अगर मैं इस फंडे को एज ए कॉन्सेप्ट के फॉर्म में यूज करना चाहूं तो मैं कैसे यूज करूंगा, और इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि हमारे पास ये पूरे का वैल्यू जो होगा, इसको अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू दिस वन, तो y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये तभी होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और y लेस देन और इक्वल टू -2 ये तभी होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ठीक है, इसको ना एज ए कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हम लोग डेवलप कर लेते हैं और इसको यूज करने का तरीका सीखते हैं हम लोग, है कि नहीं। जैसे सपोज करो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल टू लॉग बेस e आर्गुमेंट x प्लस लॉग बेस x आर्गुमेंट e, और मेरे को इसका रेंज चाहिए। बढ़िया से ध्यान देना, मेरे को इसका रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए तो डोमेन आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो डोमेन के लिए क्या बोलेंगे बताओ, डोमेन ऑफ वाई, यहां से तो हमारे पास लग रहा होगा x ग्रेटर देन 0 होगा, पक्की बात। यहां से आपके पास लग रहा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया आप बताओ, कि x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, यही ना, क्लियर है ना। अब रेंज मेरे को चाहिए ना, तो बहुत सारा तरीका है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड फाइंड x फॉर y टू बी डिफाइंड, सॉरी फाइंड y फॉर x टू बी डिफाइंड, वो कॉन्सेप्ट। लेकिन हम लोग अब उस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी ना कि सर इसको ना इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो। तो आप बताओ यहां से y इक्वल टू बोल सकते हैं ना कि log बेस e आर्गुमेंट x प्लस, आपको पता है इसको और इसको एक्सचेंज करना हो तो इसको 1 बाई में कर सकते हैं, तो 1 बाई log बेस e आर्गुमेंट x। अब देख लो बेटा कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल, नंबर और उसका रेसिप्रोकल का जो सम होगा इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और y लेस देन और इक्वल टू -2। दिस इज द फाइनल आंसर, आई मीन दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है सभी को। आइए इस पर एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में लेते हैं y इक्वल टू पाई टू द पावर x प्लस पाई टू द पावर -x, और मेरे को इसका रेंज चाहिए। ध्यान देना मेरी बात को। तो आप बताओ डोमेन ऑफ y हमारे पास क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल, ये भी सॉरी ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन तो x बिलोंग्स टू r होता है, तो डोमेन डायरेक्टली मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू क्या r। अब रेंज को ना मैं उस तरीके से नहीं लेके चलना है, आई मीन टू से फाइंड एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, ऐसा लेके नहीं चलना है। मैं अभी बस इसको यूज करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। मतलब एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का जो हमारे पास एक रिजल्ट हमारे पास है, उस रिजल्ट को कैसे किस हद तक यूज करेंगे और इसका लिमिटेशन क्या होगा, मैं इस बात को भी डिस्कस करूंगा अभी आपके पास। तो आप बताओ कि हमारे पास इसको बोल सकते हैं ना कि y का वैल्यू हमारे पास पाई टू द पावर x प्लस इसको बोल सकते हैं 1 बाई पाई टू द पावर x, है कि नहीं है। अब बताओ कि नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का वैल्यू बोल सकते हैं ना कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और y लेस देन और इक्वल टू -2, है कि नहीं। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन राइज करेंगे बेटा कि हमारे पास कि ये ध्यान देना लेस देन और इक्वल टू -2 कब हुआ था, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर होना चाहिए ना 0 से लेस होना चाहिए। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस 1 बाई पॉजिटिव कभी क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो हमने ये जो दे रखा है ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली से यहां पर सिर्फ और सिर्फ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही होगा। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, इसको मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो बोलो सर यहाँ पे x था, यहाँ पे पाई टू द पावर x है। इसका मतलब कि ये फंडा तो चलेगा ही चलेगा, साथ में इसका भी अपना नेचर चलेगा कि इसका वैल्यू क्या होता है सर, दोनों को मर्ज करके लेके चलेंगे हम लोग। अगर मैं सिर्फ x की बात कहता तो मैं बड़े आराम से बोल देता ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2। जरा ध्यान देना यहां पर सिचुएशन क्या आया कि log x हमारे पास आया, तो बोलो सर यहां पर तो आपने नहीं किया, मतलब बिल्कुल कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि सर हमारे पास ये log बेस e आर्गुमेंट x का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है, log का वैल्यू 0 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए हमारे पास इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहां पे इफेक्ट पड़ गया क्योंकि पाई टू द पावर x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलना ये चाह रहा हूं कि ये फंडा को तो आपको रखना ही रखना साथ में है, साथ में ये देखना है आपको बेटा कि x के बदले हमारे पास कौन सा फंक्शन आप ले रहे हो, उस फंक्शन का भी वैल्यू पार्टिसिपेट करेगा, उस फंक्शन का भी वैल्यू का अपना एक रोल होगा रेंज ऑफ द फंक्शन को निकालने में। समझ में आ रहा है। आइए इससे बेस्ट एक दो एग्जांपल और समझते हैं हम लोग। अब जैसे सपोज कर लो मेरे को अगर रेंज निकालना हो, ध्यान देना बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 या प्लस 1 ही अभी करता हूं प्लस 1 प्लस 3, मेरे को रेंज निकालना है। आई मीन टू से कि फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जस्ट लिसन टू मी। तो डोमेन की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। देखो भैया मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि जब भी रेंज निकालना हो योर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आप बताओ डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या मैं बोलूंगा, ये ऑलवेज डिफाइंड, ये भी ऑलवेज डिफाइंड, आई मीन टू से x के सारे वैल्यू के लिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r, और अभी हम लोग कोई भी वैसा काम नहीं करेंगे एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि हम लोग एक न्यू टाइप के फॉर्मेट को ही पढ़ रहे हैं, एक न्यू टाइप के रिजल्ट को पढ़ रहे हैं, उस रिजल्ट का यूज करने का तरीका पढ़ रहे हैं। तो आप बताओ हमारे पास कि अगर मैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लूं तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आ जाएगा, t प्लस 1 बाई टी प्लस 3, है कि नहीं।
अब तुम बताओ कि t प्लस 1/t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और t प्लस 1/t का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 हो गया, है कि नहीं? तो यहां पर से आप बताओ कि मेरे को t प्लस 1/t प्लस 3 चाहिए, तो दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, तो t प्लस 1/t प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यहां से लेके चलेंगे t प्लस 1/t प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ जो फंक्शन होगा, ध्यान देना, लेस देन और इक्वल टू 1 बोले तो -∞ से 1 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। पहले बताओ सब लोग एग्री हो? तो लोग नो सर एग्री नहीं हूं, आपने गड़बड़ कर रखा है। बोलो क्या गड़बड़ कर रखा है? क्योंकि हमने t प्लस 1/t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू -2 ले लिया है सिर्फ और सिर्फ x के टर्म को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने ये मान के रखा है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, आई मीन फंक्शन होना चाहिए fx इक्वल टू x प्लस 1/x, लेकिन यहां पर फंक्शन का फॉर्मेट क्या है? x के बदले जो हमारे पास है x² प्लस 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 का कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही चलेगा, साथ में x² प्लस 1 का वैल्यू भी अपना रोल को प्ले करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जो भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सर स्टेप ले रखा है ये बिल्कुल गलत स्टेप है, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने x² प्लस 1 का वैल्यू को आपने फिक्स किया ही नहीं, कहां से कहां तक होगा। आई मीन टू से इट मींस ओनली दैट, जस्ट लिसन टू मी, ध्यान देना कि हमारे पास जैसे ही हमने मान लिया ना कि x² प्लस 1 को अगर आपने t मान लिया, तो ये ध्यान देना कि x² प्लस 1 का वैल्यू यहीं पे फिक्स कर दो कि x² प्लस 1 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। तो आप बताओ x² प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू जब भी होगा तो 1 होगा, इतनी बात तो पक्की है, ऑब्जर्व तो कर सकते ही हो। x² प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब ये हुआ कि t का वैल्यू जब भी होगा मिनिमम तो कितना 1, आई मीन टू से t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अब t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या हुआ बेटा, समझ में आ रहा है? कि अब हमारे पास यहां से लेकर चलते हैं कि y इक्वल टू, हमने x² प्लस 1 को t मान लिया, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं t प्लस 1/t प्लस 3। अब जरा तुम सोचो कि t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हुआ तो t प्लस 1/t का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो नेगेटिव नहीं होने का मतलब क्या है कि t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट पार्टिसिपेट करेगा कि x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। वो तभी सही होता था जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था। और यहाँ पे भी देख रहे हो ना कि x के बदले t और t का वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये मानकर चलेंगे हमारे पास कि t प्लस 1/t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा 2। वैसे जब तुम सोचो ना t का मिनिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/1 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब t प्लस 1/t का मिनिमम वैल्यू कितना होगा एट t का वैल्यू 1 पे, तो हमारे पास 2। तो मैं बोल सकता हूं t प्लस 1/2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहां से बोल सकते हैं t प्लस 1/t प्लस 3 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास हो गया 5 टू इंफिनिटी। क्या मैंने बोला बच्चों, समझ में आया? क्लियर है? फिर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इस पे बेस्ट। अब जैसे सपोज करो हमने जो एग्जांपल ले लिया आपके पास y इक्वल टू x² प्लस 3 प्लस 1/x² प्लस 3 प्लस 5, और मेरे को ना रेंज ऑफ y चाहिए इसमें। बढ़िया से ध्यान देना बच्चों। तो आओ डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात हम लोग करेंगे ना पहले, कि डोमेन ऑफ y हमारे पास क्या होगा। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल 1/पॉलिनोमियल, आई मीन रैशनल फंक्शन, ये हमारे पास ओवरऑल ये तो सारी जगह पर डिफाइंड होगा, ये भी सारी जगह पर डिफाइंड होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या r। अब रेंज के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, तो जरा सोचो कि हम लोग फिर मान लिए कि x² प्लस 3 इक्वल टू मान लिया t। मैंने क्या बोला, फिर t का वैल्यू यहीं पे फिक्स करो। t का वैल्यू, t का रेंज कहां से कहां तक है, पहले t का रेंज देना जरूरी है। क्यों? उसी के तरीके से हम लोग t प्लस 1/t का वैल्यू को यूज करेंगे, है कि नहीं है? तो आप बताओ कि t का मिनिमम वैल्यू यहां से कितना मैं बोलूं, या फिर t का वैल्यू मैं बोल सकता हूं ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। क्यों? x² का मिनिमम वैल्यू 0 के लिए t का वैल्यू मिनिमम 0 हो जाएगा, और x² का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो t का मिनिमम वैल्यू जब भी होगा 3, आई मीन टू से t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, है कि नहीं है? तो तुम एक बात बताओ कि यहां से y का वैल्यू हमारे पास कितना है, x² प्लस 3 प्लस 1/x² प्लस 3 प्लस 5 हमारे पास है। तो तुम एक बात बताओ y इक्वल टू इसका वैल्यू t प्लस ये बोलो 1/t प्लस 5। अब बताओ यहाँ पे t का मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना लेंगे, 3। जैसे मेरे को मैं बोलूं कि इसका रेंज निकालना है, तो इसका रेंज निकालना है, तो अभी यहाँ पे ये नहीं बोलना है आपको, ध्यान देना मेरी बात को। अगर ये बोल दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या ये
ध्यान देना कि सर ये हमारे पास t का वैल्यू तो पॉजिटिव हो गया, तो t प्लस 1/t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोल दूंगा मैं। क्यों? t का वैल्यू पॉजिटिव है। ध्यान देना मेरी बात को, सिंस t ग्रेटर देन 0 हमारे पास है और दोनों तरफ मैं 5 ऐड कर दूंगा, तो t प्लस 1/t प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो गया। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास चला गया y ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो गया। अगर ये बोल दोगे ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा हमारा। पता है क्यों? क्योंकि t का वैल्यू तुम पॉजिटिव मान के रखे हो। एक्चुअली टी का वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन कंडीशन है कि टी का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं है, टी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुमने t प्लस 1/t का मिनिमम वैल्यू जो तुमने 2 ले रखा है, ये 2 तभी होगा बेटा जब t का वैल्यू हमने 1 पुट करना है। क्यों? 1 प्लस 1/1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, आई मीन 1 प्लस 1/1 का वैल्यू 2 होगा, लेकिन हमारे पास t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो यहां से आपको करना क्या था, ध्यान देना सारे लोग, कि y इक्वल टू t प्लस 1/t प्लस हमारे पास 5 है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस t ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए मतलब यहां से t का मिनिमम वैल्यू ले लो। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन ना, आई मीन टू से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y कहने का मतलब यही हुआ ना हमारे पास कि सर इसका मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं। मेरी बात को समझना, क्योंकि t का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा के लिए कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू तो धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा। तो क्यों ना करें कि सर इसका मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू t का मिनिमम वैल्यू किसके लिए? 3 के लिए होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि y का जो मिनिमम वैल्यू होगा t का वैल्यू 3 के लिए, तो 3 प्लस 1/3 प्लस 5 बोले तो हमारे पास ये कितना चला गया बेटा? देखो तो हमारे पास 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 15, तो ये 16 प्लस 9 बोले तो हमारे पास कितना हो गया? 25/3। इसका मतलब है कि y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 25/3 होगा और मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी होगा। आई मीन तो से कि मैं बोल सकता हूं कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा 25/3 से लेकर करके इंफिनिटी तक। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? ध्यान दे रहे हैं कि यहां पर t का वैल्यू हमने डिफरेंट ले लिया इसके पहले वाले से, t का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा ले लिया। तो ये ध्यान रखना है, t का वैल्यू जैसे ही जो रेंज लोगे ना, t का जो रेंज आएगा उसी रेंज के बिहाफ पे इसका मिनिमम वैल्यू t का यहां से निकालना और यहां पुट कर देना सच दैट कि y का मिनिमम वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा, और y का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास इंफिनिटी है। तो बोल सकते हो कि हमारे पास 525/3 से इंफिनिटी हमारे पास चला गया है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो एक बात ध्यान देना कि t का वैल्यू हमारे पास अगर पॉजिटिव या पॉजिटिव से बड़ा होगा तो हम लोग कैसे रेंज निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? अब बोलो सर नेगेटिव या नेगेटिव से अगर छोटा होता तो उस सिचुएशन में भी यही काम करते हैं, वहां से भी निकालते वही वैल्यू, इसी तरीके का वैल्यू। इज इट क्लियर नॉट? अब बोलोगे ऐसा भी हो सकता है सर कि हमारे पास, ध्यान देना कि टी का वैल्यू हमने पॉजिटिव ले लिया, एक बार टी का वैल्यू नेगेटिव हमारे पास आ जाता। जस्ट लिसन टू मी, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है सर कि टी का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे पास आ जाए, है कि नहीं है? तो और चलते उसी क्वेश्चन को हम लोग टेकल करते हैं। ध्यान देना सारे लोग। जैसे सपोज करो हमने क्वेश्चन में आपके पास कुछ यूं ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1 प्लस 4 और मेरे को रेंज ऑफ y चाहिए। बढ़िया से ध्यान देना, मेरे को रेंज ऑफ y चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग डोमेन ऑफ y निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में आप बताओ, फॉर y टू बी डिफाइंड चलो आप बताओ। तो डोमेन के लिए क्या करना है, तो x² प्लस 4 को अगर एक फंक्शन मान लेते हैं तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन और ये रैशनल फंक्शन, तो ओवरऑल पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होगा x² प्लस 4 का जो डोमेन होगा वो तो x बिलोंग्स टू r होगा, और 1/x² माइनस 1 का जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट प्लस माइनस 1, तो दोनों में जो कॉमन होगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट प्लस माइनस 1। तो मैं बोल देता हूं कि डोमेन फॉर y टू बी डिफाइंड x belongs to r except plus minus 1 and this is the domain of the function, right now? अब आइए ध्यान देना, मेरा इंटेंशन यहां पे बस x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू -2 वाले कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करना है। आई मीन टू से उसी का एप्लीकेशन पार्ट को ही मैं डिस्कस करते जा रहा हूं। तो अब आओ ध्यान देना, यहां पे इस एग्जांपल में y इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 1 प्लस 4 है।
तो हमारे पास 1 बाई रेसिप्रोकल तभी होगा जब इसमें -1 होना चाहिए। तो हम लोग क्यों ना ऐसा कर देते हैं कि -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। तो जैसे ही 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब लोग बोलोगे आप 1 को ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट और ऐड करोगे तभी तो हमारे पास एक्सप्रेशन के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है। एनीवे तो आप बताओ y इक्वल टू कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस हमारे पास 5 आ गया। अब देखो ये हमारे पास कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम के सिस्टम को फॉलो कर रहा है, लेकिन फॉलो करने के बाद आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर हमने यहां पर मान लिया कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, तो आप बताओ बेटा कि टी का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से टी का मिनिमम वैल्यू क्या बोल सकते हो आप बताओ। टी को मिनिमम होने के लिए पूरे को मिनिमम होना पड़ेगा, और पूरे को मिनिमम होने का मतलब यही है कि एक्स स्क्वायर को मिनिमम होना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू तो आप सबको पता है कि 0 होगा। इसका मतलब टी का मिनिमम वैल्यू -1, तो बोल सकते हैं कि टी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। अब जरा सोचो टी का वैल्यू -1 या -1 से बड़ा हमारे पास आ गया, तो -1 या -1 से बड़ा आने का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव वाला पार्ट भी हमारे पास आ गया, निगेटिव रियल नंबर का पार्ट भी आ गया, और पॉजिटिव रियल नंबर का भी पार्ट आ गया। मतलब दोनों पार्ट वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को, दोनों पार्ट वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो जब हमारे पास टी का वैल्यू दोनों आ गया ना, निगेटिव और पॉजिटिव आ गया ना, तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर देना। आई मीन टू से दो केसेस में आप इसको लेकर के अलग अलग कर दो। पहला केस हमारे पास निगेटिव इंटरवल ले लो, मतलब कि निगेटिव से 0 तक ले लो, और दूसरा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक ले लो। मतलब यहां से मैं बोलूंगा कि टी का यहां से दो केस को मैं डिस्कस करूंगा। एक तो टी का वैल्यू होना चाहिए -1 से 0 के बीच में, और दूसरा टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ध्यान रहे टी का वैल्यू 0 मेरे को नहीं चाहिए, जस्ट लिसन टू मी, क्योंकि टी का वैल्यू अगर 0 लेंगे ना तो टी का वैल्यू 0 मतलब ये 0 और ये 0 होगा तो अनडिफाइंड कर देगा हमारे पास। इज इट क्लियर नॉट? तो मैं बोलना वही चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास टी का रेंज नेगेटिव से स्टार्ट होता है ना, तो उस नेगेटिव क्वांटिटी से 0 तक ओपन लेना, फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ओपन लेना। अब तुम एक बात बताओ यहां से कि टी का वैल्यू -1 से 0 के बीच में ले रहे हो, नेगेटिव हमारे पास टी का वैल्यू -1 से 0, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास पढ़ चुके हैं कि टी प्लस 1 बाई टी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा। Am I right or wrong? राइट ना? तो हमारे पास t प्लस 1 बाई टी, ध्यान देना t प्लस 1 बाई टी प्लस 5 चाहिए, तो t प्लस 1 बाई टी प्लस 5, तो दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे, देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, आई मीन टू से 5 अगर ऐड करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3। Therefore यहाँ पर से t plus 1 by t plus 5 less than or equal to -3. In this case, I mean to say that when t lies between -1 to 0. But if t is greater than 0, तो t is greater than 0 कहने का मतलब क्या होगा कि x plus 1 by x में x is greater than 0 के लिए हमने जो बता रखा था कि x plus 1 by x का वैल्यू greater than or equal to 2 होगा, तो यहां से भी मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास कि t plus 1 by t का वैल्यू greater than or equal to कितना होगा 2। So actually we have to find the value of t plus 1 by t plus 5. Then I mean to say that if we added 5 on both sides of the inequality, then there is no change of the sign of inequality. I mean to say that t plus 1 by t plus 5 is greater than or equal to 7. So what does it mean by this? It means only that the range of the function will be -infinity to 3 union 7 to infinity. Just it read as like it write as like this, range of the function -infinity to 3 union 7 to infinity. तो आई होप सो कि x plus 1 by x, I mean any number and its reciprocal is greater than or equal to 2 और less than or equal to -2, हम लोग इसको यूज कैसे कर रहे हैं, कहां पे इसका लिमिटेशन है, ये बात आई थिंक सो इतने सारे एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं होमवर्क में, सच दैट कि उसको कॉपी कर लो, घर पे अच्छे से बना लेना और कॉन्फिडेंट रहो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एनीवे आइए लिखते हैं, होमवर्क देते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन लिख लो आप लोग होमवर्क में। कुछ का आंसर दे दिया हूं, कुछ का आंसर जानबूझ के मैं नहीं दे रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए। बहुत आसान है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, नंबर और रेसिप्रोकल कैसे होगा। इसमें +7 करना तो पूरे में -7 कर देना हमारे पास, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड आई होप सो ये सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। आइए लेके चलते हैं रेंज में ही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि अगर y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x रहा और मेरे को रेंज ऑफ y चाहिए। याद करो बेटा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हो 11th में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी में
एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो वहां पे दिया हुआ है उसमें ये आ चुका है। 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं। आई थिंक सो कि ये सब सारे बच्चे 11th में पढ़ चुके होंगे, फिर भी लेट मी सी। आप बताओ, इसका रेंज निकालने का सबसे आसान सा तरीका तो यही होता है, दोनों को एक ही फॉर्मेट में ले आओ, दोनों को या तो साइन में या फिर दोनों को कॉस के फॉर्म में ले आओ। तो उसके लिए करना क्या है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और उसी से हम लोगों को डिवाइड करना है। कुछ याद आ रहा होगा सबको ना? यस, मैं समझ सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई मीन टू से इनटू कॉस एक्स। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा, और ये हमने मान लिया बी, ये हमने मान लिया ये, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप दोनों में से किसी एक को ए और बी मान सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बताओ, यहां से मैं लेके चल सकता हूं एक्सप्रेशन को कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू, आप बताओ इस ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे इस एक्सप्रेशन पे, तो a बाई स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई मीन टू से बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस को हम लोग आई थिंक सो कॉस थीटा बोलते हैं, तो यहां पर बोलेंगे कि कॉस अल्फा इनटू साइन एक्स, और प्लस b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई मीन टू से ध्यान देना कि b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन अल्फा। तो यहां से साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स हो गया। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और बताओ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन ए प्लस बी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो उस तरीके से मैं बोलूंगा साइन एक्स प्लस अल्फा। अब बड़े आराम से यहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जर्वेशन लेके चल सकते हैं। आपको पता है ना कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है, और साइन एक्स के आई मीन टू से साइन एक्स का एंगल जो एक्स है, एक्स में अगर हम लोग कुछ ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो उसके ओवरऑल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये शायद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो इसको आप मानकर चलेंगे कि साइन एक्स का जो वैल्यू होगा और साइन एक्स प्लस अल्फा का जो वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू आई मीन टू से दोनों का रेंज बिल्कुल सेम होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना कि साइन एक्स प्लस अल्फा का जो वैल्यू होगा जब भी लाई करेगा तो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। अब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से सारी तरफ मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, शायद ये सब बात आप लोग पढ़ चुके हैं। देन इफ यू मल्टीप्लाई ऑन द बोथ साइड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, तो आप आओ बताओ, माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारे पास y है, तो y का रेंज कहां से कहां तक आ गया, तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक आ गया। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, ध्यान देना। तो इसका हमारे पास रेंज जो आ गया, रेंज ऑफ y माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, है कि नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने y इक्वल टू ना a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c कहा, तो रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा यहां पे क्या होगा, तो बोलो वेरी सिंपल सर, c तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को दोनों तरफ ऐड कर देंगे हम लोग। तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमारे पास c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक चला जाएगा, है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो इस दोनों को स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में हम लोग ट्रीट बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमने y इक्वल टू ले लिया 3 साइन x माइनस 4 कॉस x, मेरे को ना रेंज ऑफ y चाहिए, ध्यान देना। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्ट वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि रेंज ऑफ y हमारे पास माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई मीन टू से रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर से लेकर करके 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर तक पार्टिसिपेट करेगा। आई मीन टू से कि -5 टू +5 तक जाएगा।
है कि नहीं है। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन में ये कह दिया होता कि नहीं y इक्वल टू 4 साइन x माइनस 3 कॉस x माइनस 5 की मैं बात कर देता, इसका मेरे को रेंज चाहिए। ध्यान देना सारे लोग, दोनों कोई इशू नहीं है, इसको यहां से यहां तक अगर मैं t मान लेता हूं, ध्यान देना मेरी बात को, तो ये एक्सप्रेशन बोल लो या फिर ये एक्सप्रेशन बोल लो, बात तो बराबर ही है। आप ध्यान देना, a sin x प्लस b cos x बोल लो या फिर a sin x माइनस b cos x बोल लो, या फिर आप बोल लो a cos x प्लस b sin x, या फिर बोल लो a cos x माइनस b sin x, ये चारों तो एक ही टाइप का एक्सप्रेशन है। वो तो डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि a और b का वैल्यू हम लोग ले क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारे का रेंज हमारे पास सेम होगा। तो आप बताओ हमारे पास अगर मैं इसको t मान लिया तो t का रेंज हमारे पास 4 sin x माइनस 3 cos x ले लो या 3 sin x माइनस 4 cos x ले लो, रेंज पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो t का वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि -5 से लेकर के +5 तक जाएगा। अब बताओ t का वैल्यू निकल गया था, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड फाइनली t -5, तो 5 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट, ओवरऑल सब्ट्रैक्ट कर दो सारे तरफ, तो -5 लेस देन और इक्वल टू t -5 लेस देन और इक्वल टू 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया -10 लेस देन और इक्वल टू t -5 लेस देन और इक्वल टू क्या 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो हमारे पास रेंज आ गया, रेंज ऑफ y -10 टू 0। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना सभी को। अब देखो t का वैल्यू हमारे पास आ गया, लेकिन पता है मजेदार क्वेश्चन इसमें क्या होता, सोचो जरा सा कि सर इसको ना मैं डिनोमिनेटर में ले जाता, मतलब डिनोमिनेटर में ले जाने का मतलब यहां पे क्या हुआ, बढ़िया से समझना कि जैसे अगर मैं क्वेश्चन में आपके पास ये कह देता कि इफ y इक्वल टू 10/4 sin x -3 cos x -5 और रेंज ऑफ मैं y की बात करता, तो ये ज्यादा मजेदार क्वेश्चन होता। समझ में आ रहा है, ज्यादा मजेदार करने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर कांस्टेंट बाई डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्सप्रेशन हमारे पास होना, तो टारगेट यही रखना ना कि डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन का रेंज पहले निकाल देना, और जैसे डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन का रेंज निकलेगा ना, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा लगाते हुए आप ओवरऑल पूरे के वैल्यू पे बड़े आराम से पहुंच सकते हो। लेट मी सी, जैसे आप बताओ कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं t, तो आप बताओ t का वैल्यू तो मेरे को पता है कि सिंस t lies between -10 to 0, right now, and actually find 1/t, 1/t निकल जाएगा तो फिर 10 से 10/t भी निकाल लेंगे हम लोग। तो 1/t के लिए हम लोग करेंगे क्या, बढ़िया सा समझना, 1/t के लिए हम लोगों को करना क्या है, तो 1/t के लिए हम लोग कुछ इस तरीके का स्टेप ले के चल सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के फंडे को ध्यान में रखते हुए। ध्यान दो सारे लोग कि अगर मैं 1/t करूंगा ना मैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज मांगेगा। ध्यान देना मेरी बात को, समझने की कोशिश करना। 1/t का वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ध्यान देना -10 to 0 है, तो 1/t करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास x का वैल्यू लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा है, देन जस्ट लिसन टू मी, 1/x के वैल्यू की बात करेंगे ना, तो 1/x के लिए समझना ये है, 1/x के लिए अगर दोनों तरफ का साइन सेम हुआ, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। आई मीन टू से कि 1/x की वैल्यू की बात करेंगे तो 1/x मैं बोलूंगा 1/बीटा से लेकर के 1/अल्फा, ये तभी होगा जब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे 11th में, राइट ना, ओके। लेकिन जैसे ही हमारे पास अल्फा का वैल्यू नेगेटिव और बीटा का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, वो लोग पॉसिबल नहीं है सर, अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव कैसे होगा, क्योंकि एक इधर हमारे पास जब भी होता है तो डिक्रीजिंग वैल्यू होता है, इधर इंक्रीजिंग वैल्यू होता है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा। ध्यान देना, अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ ये पॉसिबल है कि अल्फा नेगेटिव हो और बीटा हमारे पास पॉजिटिव हो। तो 1/x की वैल्यू की बात करेंगे ना, तो 1/x मैं बोलूंगा लेस देन और इक्वल टू 1/अल्फा और 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/बीटा, है कि नहीं है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप एक बात बताओ कि t का वैल्यू 0 से लेस हमारे पास तो नेगेटिव के सेंस में लेना है, तो 1/t के वैल्यू की बात करेंगे ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो चेंज मत करो, आप बस अरेंजमेंट कर लो। ध्यान देना, अगर चेंज करना चाहते हो तो भी कर लो आप, चलो हटाओ, चेंज कर देता हूं मैं, 1/t ये लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा।
ध्यान देना, सॉरी ये इधर चला जाएगा तो 1/-10 और ये 1/0 हो जाएगा, है कि नहीं? आपको पता है कि 1/0 तो अनडिफाइंड होगा। चलो फिर से इस एक्सप्रेशन को पहले मैं लिख देता हूं, 1/0 लेस देन और इक्वल टू 1/t लेस देन और इक्वल टू -1/10। अब तुम बताओ 1/t का वैल्यू -1/10 या -1/10 से लेस चाहिए, लेस चाहिए, कहां तक जा रहा है? तो बोलो सर ये तो अनडिफाइंड हो रहा है। तो एक्चुअली इंटरवल के सेंस में यहां पे बोलेंगे ना कि 1/t लेस देन और इक्वल टू -1/10 बट दिस वन इज ग्रेटर देन -∞। ध्यान देना मेरी बात को, ऐसा भी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, याद करना, है कि नहीं? मैं पढ़ा चुका हूं। तो खैर एनीवे, आप बताओ हमारे पास -∞ से लेकर के -1/10 तक होगा, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि 10/t का वैल्यू तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 10 हमारे पास -∞ में कुछ भी मल्टीप्लाई करो या किसी भी टर्म से डिवाइड करो, -∞ के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो -∞ हो जाएगा लेस देन 10/t और लेस देन और इक्वल टू कितना? -1। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास हो गया -∞ से लेकर -1 तक। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? मैं यहां पर फिर एक बात बता दे रहा हूं, अगर ये हमारे पास 0 से अगर 10 तक होता t का वैल्यू, तो 1/t का वैल्यू कहां से कहां तक बोलते हैं? 1/10 से इंफिनिटी तक। ध्यान रखना, इंटरवल के सेंस में 1/0 पे अगर इक्वलिटी साइन है तो वो डिपेंड करता है कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस तरीके से मैं उस वैल्यू को ले लूंगा। अगर हमारे पास नेगेटिव से, ध्यान देना मेरी बात को, अगर पॉजिटिव से 1/0 है, इसका मतलब है पॉजिटिव से इंफिनिटी तक होगा। अगर नेगेटिव से हमारे पास समथिंग बाय 0 की बात करेगा, इसका मतलब है कि उस चीज को हम लोग -∞ को कंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर नॉट? राइट नाउ? ओके, आइए लेकर चलते हैं इसी में। तो ये क्वेश्चन को समझ में आ रहा था ना? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है 4 sin x -3 cos x प्लस -5 के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? आइए इसी एक्सप्रेशन आई मीन बोले तो जो हम लोग के पास रिजल्ट है fx इक्वल टू a sin x प्लस b cos x का जो रिजल्ट है, आई मीन टू से कि इसका जो रेंज है -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² तक, इसी को थोड़ा सा और यूज करते हैं हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन में। अब जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में ये दे दिया fx इक्वल टू साइन x माइनस π/3 और ये दे दिया हमने प्लस 4 cos x प्लस π/6, ठीक है, और हमने रेंज ऑफ द फंक्शन बोल दिया निकालने के लिए। ध्यान देना, एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि fx इक्वल टू a sin x प्लस b cos x का जो रेंज है -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b², इसका लिमिटेशन क्या है? आई मीन टू से इसको कब यूज नहीं कर पाएंगे? तो मैं बोलूंगा कि जब दोनों का एंगल डिफरेंट होगा, मतलब sin x है उधर cos 2x हो जाता, इधर sin x माइनस π/4 है उधर cos x माइनस π/6 हो जाता। मतलब दोनों का एंगल अगर डिफरेंट हुआ तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब यही है ना कि fx इक्वल टू a cos x प्लस b sin x या फिर बोल दो a sin x प्लस b cos x का फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे a और b का वैल्यू कुछ भी हो जाए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर sin का एंगल 2x है तो इसका भी एंगल 2x होना चाहिए, cos का भी एंगल 2x होना चाहिए, अगर इसका एंगल 5x है तो उसका भी एंगल 5x होना चाहिए, तभी यूज कर पाएंगे। आई मीन टू से कि अगर हमारे पास एंगल दोनों का डिफरेंट हुआ तो बेटा सबसे पहले दोनों के एंगल को आप सेम कर लेना। तो यहां पर देख लो कि दोनों का एंगल हमारे पास डिफरेंट है, तो दोनों का एंगल के डिफरेंट को सेम करने का सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक ही एक तरीका यूज कर सकते हैं कि sin a माइनस b पे इसको ब्रेक कर दो, इसको cos a प्लस b पे ब्रेक करो। तो आई मीन टू से कि जैसे सपोज करो कि अगर हमने बात कर दिया इसका sin a माइनस b, तो आप बताओ sin x इंटू cos π/3 माइनस cos x इंटू sin π/3, है ना, और प्लस 4, यहां पर ध्यान देना बेटा 4 cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? तो मैं बोलता हूं ना कि cos x इंटू cos π/6 माइनस sin x इंटू sin π/6। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 sin x और माइनस sin π/3 का वैल्यू √3/2 होता है इंटू cos x प्लस cos π/6 √3/2, तो √3/2 इंटू 4, तो मैं बोल सकता हूं
2√3 हो जाएगा ये, इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 इंटू 4, तो मैं बोल सकता हूं -2 साइन क्या x। अब साइन को एक साथ कर दो, कॉस को एक साथ कर दो, तो आप बताओ साइन और ये साइन को कॉमन कर लेंगे ना, तो 1/2 - 2 इंटू क्या साइन x आ गया, प्लस कॉस x को अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, 2√3 माइनस √3/2 आ गया। तो मैं बोल सकता हूं यहां से हमारे पास ये कितना आ गया, -3/2 इंटू साइन x, प्लस ये कितना आ जाएगा 4√3 माइनस √3 बोले तो 3√3/2 इंटू कॉस एक्स आ गया। अब देख लो बेटा, ये इसको a मान लिया और इसको हमने b मान लिया, तो a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट हमारे पास आ गया, तो फटाफट उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, है कि नहीं। इसको एक और मेथड से आप चाहो ना तो बढ़िया बड़े आराम से बना सकते हो। देखो अच्छे से, ये बात समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर है ना, आगे बन जाएगा ना फिर। अब इसको एक मेथड और से बना सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो अच्छे से इस क्वेश्चन को, मेथड में 2 की बात कर लेता हूं। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड अल्टीमेटली व्हाट, y। ध्यान देना, रेंज मतलब y, डोमेन मतलब x। तो रेंज पढ़ते पढ़ते ना आप में इतनी मैच्योरिटी आनी चाहिए कि किसी भी हाल में मेरे को y का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस होते होते आपके पास ये मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा कि y का वैल्यू ही चाहिए ना, तो y का वैल्यू तो मैं किसी भी तरीके से निकाल सकता हूं। रेंज बस डोमेन को ध्यान में रखना है कि नहीं है। देखो इसको ऐसे भी बना सकते थे आप कि fx इक्वल टू हमारे पास साइन x माइनस पाई बाई 3 है प्लस 4। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, बढ़िया से समझने की कोशिश करना, साइन पाई बाई 2 माइनस x प्लस पाई बाई 6। देखो अच्छे से, साइन पाई बाई 2 इसको अगर मैं थीटा मान के चलूं तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आपको पता है कॉस थीटा होता है, पढ़े होंगे ना, क्लियर है ना। अभी मत बोला कि नहीं पढ़े हैं, ये सब 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो चलो आप बताओ कि हमारे पास fx इक्वल टू कितना हो गया, साइन x माइनस पाई बाई 3 प्लस 4। अब बताओ अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 और ये हो जाएगा माइनस x। आई मीन टू से कि साइन x माइनस पाई बाई 3 प्लस ये हो गया हमारे पास, साइन को लिखना भूल गया मैंने, 4 साइन है ना। अब यहां पे बताओ प्लस 4 साइन, अब यहां पर सिंप्लीफाई तो कर सकते हो ना, तो एलसीएम आप ले लोगे, कर लेंगे आप लोग। चलो मैं कर देता हूं, इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 6, तो ये 3 पाई हो गया ना, और ये माइनस कितना हो गया पाई और माइनस x, तो हमारे पास कितना आ गया साइन x माइनस पाई बाई 3 प्लस 4 साइन, ये 2 पाई बाई 6 बोले तो पाई बाई 3, तो ये देख लो बेटा पाई बाई 3 माइनस x आ गया। अब यहाँ पे x माइनस पाई बाई 3 है, तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन हो गया ये पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस 4 साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स हो गया, क्लियर है ना। तो आप बताओ दिस माइनस दिस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स आ गया। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को है, डाउट है किसी को। अब बड़े आराम से इसका रेंज आप निकाल सकते हो, है कि नहीं है, बड़े आराम से निकल जाएगा रेंज इसका, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पे बोलने के पीछे मेरा, इस मेथड को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन ये हुआ कि एक्चुअली हमारे पास जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्टिसिपेट करेगा किसी भी एक्सप्रेशन में, तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया मेथड 2 के हेल्प से कि हम लोगों को करना क्या है ना कि दोनों को एक ही फॉर्मेट में चेंज कर देना है। अगर दोनों को एक ही फॉर्मेट में आपने चेंज कर दिया ना, तो बड़े आराम से आप वैल्यू को जस्टिफाई कर सकते हो उस फॉर्मेट के रेंज को ध्यान में रखते हुए कि साइन का रेंज हमारे पास पता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास तो उसका रेंज निकल जाएगा, है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि एक बात और कि पहला मेथड से कि जब दोनों का एंगल डिफरेंट होगा तो पहले एंगल को सेम कर लेना, उसके बाद उसका रेंज निकाल देना विद द हेल्प ऑफ fx इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। आइए इस पे बेस्ट 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, होमवर्क कॉपी कर लो आप। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसी पे बेस्ट हमने दे दिया है और सबका आंसर मैंने लास्ट में दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है, क्वेश्चन 2 का आंसर है, क्वेश्चन 3 का आंसर है और ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। कॉपी कर लो सारे लोग बच्चों। चलो ठीक है, मैं इरेज करता हूं इसे।
इसमें ना एक दो शॉर्टकट मैं अभी और बता रहा हूं, ध्यान देना सारे लोग। अभी हम लोग लगभग 50 मिनट्स, देखता हूं मैं इस लेक्चर में कहां तक पहुंच पाता हूं, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो रेंज का कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन का, और वो स्पेशल टाइप है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। तो हमारी कोशिश यही होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड रेंज बेस्ड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे ही उसको दे दूं। कुछ का कॉन्सेप्ट आप लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं, और कुछ न्यू टाइप का कॉन्सेप्ट आपके पास फिर यहाँ पे जाएगा, और आगे भी मैं बताते चला जाऊंगा मैं, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स भी बताते चला जा रहा हूं मैं, और आगे भी शॉर्टकट्स कुछ बताऊंगा। बस शॉर्टकट्स का ये ध्यान में रखना कि शॉर्टकट्स का लिमिटेशन बस यही होना चाहिए, यही होता है कि अगर उस एक्सप्रेशन को फॉलो किया कोई भी फंक्शन तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं उसको। अब वो शॉर्टकट आता कहां से है, तो मैं वही बोलूंगा लॉन्ग वाले मेथड से। लॉन्ग वाला मेथड का जो फाइनल टच है मैं आपके पास तो बता ही चुका हूं कि रेंज जब भी हम लोग फाइनल टच देंगे तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा एक चैप्टर ही है, एक टॉपिक ही है। उस टॉपिक में हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। और जैसे ही हाउ टू फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू की बात अगर हम लोग कर लिए तो वहां से आप ये फील कर लोगे कि आप कैसा भी क्वेश्चन रेंज का दे दो सर, गारंटी क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो अभी जहां तक हो सकता है मैं कोशिश में हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने का, और अभी रेंज जो है ना 2-3 क्लास चलेगा अभी, ठीक है। तो इसमें आप इंजॉय करना अच्छे से, और एक बात ध्यान देना, एवरी क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, जो यहां पे मैं एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं। और जो होमवर्क में दे रहा हूं बेटा उसको तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे ही रेंज खत्म होगा ना तो फिर आईआईटी में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक, 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं मैं सबको बारी बारी से दूंगा और कॉपी के लेवल से कंपेयर करवाऊंगा। आप ये फील करोगे कि सर आईआईटी का जो मेन और एडवांस का भी जो लेवल है ना वो कॉपी के लेवल से थोड़ा डाउन ही है। तो कॉपी का लेवल अगर हम लोग अच्छा कर लेंगे, गारंटी है आईआईटी में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपसे बन जाएगा, चाहे वो मेन का हो चाहे वो आपका एडवांस का हो। तो ओके, लेट मी सी, एक दो शॉर्टकट्स हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ना fx इक्वल टू a इंटू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस b इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स रहा। ध्यान देना, यहां पर केस फर्स्ट ले लेता हूं मैं कि अगर हमारे पास a और b दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा। ध्यान देना, स्पेशल फॉर्मेट a इंटू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस b इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, जहां पर a और b का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ ना तो रेंज ऑफ द जो फंक्शन की बात करेंगे ना, क्लोज इंटरवल मिनिमम वैल्यू ऑफ a कॉमा b से लेकर के रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि अगर हमारे पास ये फॉर्मेट रहेगा ना तो हम लोग ये चेक कर लेना कि इस दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन है, दोनों में कंपेयर कर लेना। जो मिनिमम होगा लेफ्ट हैंड साइड में उसे रखेंगे और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक चला जाएगा। अब बोलोगे सर इसका टू से ये कैसे मान लो कि इसका रेंज ये सही है, अपने निकाला है, शॉर्टकट सही है ही है। तो मैं बोलूंगा बेटा आपके पास बहुत सारा तरीका है इसका रेंज निकालने का, टू से इस फॉर्मूले पे पहुंचने का है। एक तो हमारे पास सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री को यूज करो मॉडुलस को ब्रेक करते हुए, दूसरा हमारे पास ये है कि एओडी का फंडा लगाओ, तीसरा ये है कि ग्राफ का एनालिसिस करो। तो उसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आईआईटी ये नहीं पूछेगा बेटा तुमने ये क्वेश्चन कैसे बनाया। आईआईटी को तो बस ये बात ध्यान में रहेगा कि तुमने क्वेश्चन बनाया, तुमने सही बनाया, क्वेश्चन टू से आंसर इसका सही है तो इसका बस मार्क्स दे दो। तो शॉर्टकट जरूर पढ़ना है, शॉर्टकट सारे बुक में लिखा नहीं रहता है, वो शॉर्टकट कुछ टीचर का ही जनरेशन होता है, टीचर खुद से जनरेट करता है उसको, इसलिए ये ध्यान रखना है। शॉर्टकट और लॉन्ग मेथड दोनों को आपको हैंडल करना है, दोनों को पढ़ना है। जब जिसकी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस क्वेश्चन को बेट कर दें, वहां पे उसको लगा दें ताकि क्वेश्चन फटाफट हमारे पास बनता चला जाए। एनीवे, तो हमने क्या बताया कि fx इक्वल टू a इंटू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस b इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का रेंज आप ये लर्न कर लेना। उससे फायदा क्या होगा कि अगर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया fx इक्वल टू 3 इंटू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस, ध्यान देना 7 इंटू मॉडुलस ऑफ, या मैं ऐसा दे देता हूं 4 इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स की बात करता हूं। अब मैं बोलता हूं रेंज ऑफ द फंक्शन बताओ क्या होगा।
तो आप एक बताओ, यहां पर वो फंडा मत लगा देना माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि वहां पर वो फंडा तभी काम करेगा जब हमारे पास ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म हो। लेकिन यहाँ पे मॉड लग गया है, आई मीन टू से ये फंडा लगाना, तो 3 और 4 में मिनिमम हमारे पास तो 3 ही होगा, कम से कम वैल्यू। तो रेंज ऑफ द जो फंक्शन की मैं बात करूंगा 3 से लेकर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई मीन टू से रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बोले तो हमारे पास कितना चला जाएगा 5। इस प्रकार इसका रेंज हो गया 3 से 5 के बीच में। कैसे यूज कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना बेटा, क्लियर है ना। आइए इसी में ना नेक्स्ट हम लोग केस की बात करते हैं। ध्यान देना सारे लोग कि केस 2, अगर हमारे पास मैं मान के चलता हूं कि ए का वैल्यू लेस देन 0 एंड बी का वैल्यू भी लेस देन 0 हो। बढ़िया समझना, दोनों का वैल्यू एक बार हमने पॉजिटिव ले लिया, दोनों का वैल्यू अब ले रहे हैं नेगेटिव, कि दोनों का वैल्यू नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इसको भी लर्न कर लेना कि ये होगा माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, आई मीन टू से मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, कि दोनों में देख लेना मैक्सिमम कौन है उसी तक उसका रेंज जाएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना। जैसे सपोज करो कि अगर हमने ले लिया एग्जांपल में एफ एक्स इक्वल टू माइनस 12 इंटू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस 5 इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, और मेरे को इसका रेंज चाहिए। तो रेंज चाहिए इसका मतलब ये हुआ ना कि रेंज ऑफ द फंक्शन, देख लो दोनों का वैल्यू नेगेटिव है ना, तो मैं बोलूंगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर से लेकर मैक्सिमम, तो दोनों मैक्सिमम तो मैक्सिमम माइनस 5 चला जाएगा, आई मीन तो से कहां से कहां तक चला गया, तो माइनस 13 से लेकर माइनस 5 तक चला गया। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो एक बात ध्यान देना, दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों नेगेटिव हो गया, और क्या बच गया, तो बोलो सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आइए उसके लिए भी शॉर्टकट दे देते हैं हम लोग। ध्यान देना बेटा कि अगर हमारे पास a का वैल्यू a इंटू बी का वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, केस थर्ड में a इंटू बी नेगेटिव करने का सेंस है ये तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमारे पास इक्वेशन चला जाएगा। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो रेंज ऑफ द फंक्शन डायरेक्ट लर्न कर लेना कि a से b तक या फिर b से a तक होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ a एंड क्या b। डायरेक्टली बोला a से b या फिर क्या b से a की बात कर लेंगे। जैसे सपोज करेंगे अगर हमने बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू हमने 13 इंटू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस 5 इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। ध्यान देना a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या बोलेंगे, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं इंटरवल को, आपको पता ही होगा। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमारे पास -5 है ना, तो लिखेंगे -5 से लेकर 13 तक। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। जैसे फिर हमने एक एग्जांपल दिया कि एफ एक्स इक्वल टू -3, जस्ट लिसन टू मी, इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान देना, बताओ ये इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है ना। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास बोलेंगे कहां से कहां तक, तो -3 से 2 के बीच में बोल देंगे, है ना, क्लियर है ना। तो आओ इस पे भी बेस्ट एक दो क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क में, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन लिख लो बच्चों, और मैं देखो जानबूझ करके मैं आपके पास ना आंसर नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। तो सारे का आंसर पे दिमाग मत खराब करो, आंसर खुद से निकालने की भी कोशिश करो, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा हो जाए, और एक दूसरे से डिस्कस कर लो। मैक्सिमम लोगों का आंसर मिल रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आई मीन टू से योर आंसर इज राइट। ओके, तो चलो हम लोग इसी को इसी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे रेंज में। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रेंज अभी 2 से 3 क्लास और चलेगा, 2 से 3 लेक्चर और चलेगा, क्योंकि रेंज का मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम डेप्थ आपके पास फंक्शन में ही दे दूं, सच दैट कि मैंने आपको बता रखा है कि रेंज को हम लोग फंक्शन में भी पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फंक्शन से ही करेंगे, उसके बाद रेंज को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करेंगे सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम हम लोग रेंज को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आई मीन मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो रेंज का लास्ट होगा,
ठीक है। और रेंज निकालने का बहुत सारा तरीका हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे रेंज पे से रिलेटेड। आगे हम लोग रेंज जो पढ़ेंगे वो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को भी रेंज से रिलेटेड कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो वो सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।